अच्छा जी, जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर देखें रजिस्टर आपने पढ़े होंगे लैब में पढ़ा आपने ईएक्स के बारे में, ईएक्स रजिस्टर के बारे में पढ़ा। ईएक्स रजिस्टर के बारे में पढ़ा है लैब में आप लोगों ने? जी सर, इसमें वैल्यू ऐड की थी। इसमें की थी ना। तो ईएक्स सेव रजिस्टर जो प्राइस। है, ईएक्स रजिस्टर जो है ना वो 32 बिट का होता है। लेकिन देखो आपने इस स्लाइड को आप समझ लो तो आपको रजिस्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। देखो होता क्या है, ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। एएक्स का मतलब है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। तो ई एक्स का मतलब एक्स असल में होता है 16 बिट का एक्यूमुलेटर रजिस्टर, लेकिन 16 बिट का 16 बिट यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, एएक्स रजिस्टर है, एएक्स रजिस्टर के अंदर कितनी बिट्स आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर? 16 बिट, 16 बिट का होता है। 16 बिट के अंदर भी जो शुरू की लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स हैं वो एएल होता है। एएल लोअर पार्ट, ठीक है, एएल का मतलब लोअर पार्ट, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का लोअर पार्ट एएल। और अगली जो 8 बिट है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर का हायर पार्ट होता है। तो 8 लोअर 8 हायर दोनों को मिला के बन गई है 16 बिट्स ए एक्स। तो एक्चुअली ए एक्स के अंदर दो रजिस्टर और भी मौजूद है, ए एल और ए एच के नाम से, 8 8 बिट के। और ये 16 बिट का रजिस्टर बन जाता है ए एक्स। और ए एक्स रजिस्टर के अंदर मजीद, ये तो 16 बिट का हो गया, आगे ई एक्स में क्या किया गया, ई एक्स के अंदर मजीद 16 बिट्स और ऐड कर दी गई। ये मजीद 16 बिट्स जो है और ऐड कर दी गई। ये 100 पुराना वाला ही है, ठीक है, ये 100 पुराना वाला ही है। तो बाकी मजीद 16 बिट्स और ऐड कर दी गई, तो ये कितना बन गया? 32 बिट। क्योंकि शुरू में प्रोसेसर 8 बिट का था, उसके बाद 16 बिट का प्रोसेसर आने लगे, जैसे मैंने आपको भी हिस्ट्री बताई थी, तो उसमें एक्स यूज होता था। अब जो है 32 बिट के आ रहे हैं तो ई एक्स यूज हो रहा है, बल्कि अब 64 बिट के आ रहे हैं, इससे आगे चला गया कहानी। तो अभी हम आप ज्यादातर हम आपके प्रैक्टिकल भी लैब में 32 बिट पे ही होगा, क्योंकि 64 बिट सबके पास है नहीं। 64 बिट जो है सबके पास है नहीं, और फिर कंपैटिबिलिटी का इशू आता है। 32 बिट जो है वो सबके पास मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। तो इसलिए लैब में भी ये चीज कराई जाती है आप लोगों को, ताकि जो है इससे यूज टू हो जाए। तो आप इसमें देखें फर्क क्या है। देखें अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आपने चेंज की ए एल में, ए एल में कोई वैल्यू चेंज की यहाँ पे, तो वो चेंज एक्चुअली ए एक्स में भी हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स का लोअर पार्ट ही तो है ए एल। ए एल जो है वो ए एक्स का लोअर पार्ट है, तो एक्चुअली वो ए एक्स में चेंजेस नजर आएंगी आपको। और अल्टीमेटली वो चेंजेस ई एक्स में भी होंगी, क्योंकि ई एक्स का जो ये शुरू का पार्ट है ये ए एक्स ही है, और ए एक्स का ये शुरू का पार्ट ए एल है। तो एक्चुअली जो आप ए एल में चेंज कर रहे होते हो वो अल्टीमेटली ई एक्स में भी चेंज आ रहा होता है। एल में चेंज करोगे एक्स में चेंज हो जाएगा, एक्स में भी चेंज के साथ साथ का मतलब क्या है, क्या वो ई एक्स में भी चेंज हो रहा है। तो ई एक्स के अंदर देखा जाए, ई एक्स के अंदर शुरू की 8 बिट ए एल है, उसके बाद वाली 8 बिट ए एच है, जो कि टोटल मिला के ए एक्स हो गया। और बाकी की 8 बिट जो है वो 32 बिट, बाकी की 16 बिट जो ऐड की गई है इसमें, तो ये बन गया ई एक्स। तो ए एल में चेंज करोगे तब भी एक्स में चेंज आ जाएगा, एक्स में चेंज करोगे कहीं पे भी तब भी। यानी आपने इंस्ट्रक्शन लिखोगे ना, अगर आप फॉर एग्जांपल आप लिखते हो मूव, अगर आप लिखते हो मूव 5, फॉर एग्जांपल ये नहीं, मूव ए एच कोमा 5, ए एच कोमा 5, अगर आप ये लिखते हो कमांड, तो होगा क्या कि 5 मूव हो जाएगा ए एच में, यानी कि यहाँ। इसका मतलब है कि 5 ए एक्स में भी आ चुका है, क्योंकि ए एच इज द पार्ट ऑफ ए एक्स। ठीक है, अगर अगर आप लिखते हो मूव मूव ए एक्स कॉमा 10, तो इसका मतलब है 10 मूव हो जाएगा ए एक्स के अंदर। तो ए एक्स में आ गया, इसका मतलब है ई एक्स में भी आ गया, क्योंकि ई एक्स इज द पार्ट ऑफ ई एक्स। तो ये बात क्लियर है कि ई एक्स के, ई एक्स के पोर्शन ही हैं, ए एक्स और ए एल और ए एच, सारे ई एक्स के पोर्शन एक्चुअली ई एक्स के पार्ट ही हैं सारे। तो ये बात क्लियर है सबको? अब देखें यही चीज जो है ना, यही कन्वेंशन जो है हम आगे लेके चलेंगे।
यही कन्वेंशन हम आगे लेके चलेंगे। आप आगे देखें। इसी तरीके से रजिस्टर जो मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, जनरल पर्पज रजिस्टर, यहाँ पर भी दिखाया गया है। ई एक्स, ठीक है, ई एक्स 16 बिट, ई एक्स का मतलब क्या है 32 बिट। इसके अंदर का जो पार्ट है ए एक्स, इसका मतलब है 16 बिट। इसके अंदर का जो पार्ट है ए एच, जो कि हाई बिट है, 8 हाई बिट जो है वो ए एच हो गया, और लो 8 बिट जो है वो ए एल हो गया। ठीक है, तो ये सब मिलके ई एक्स ही बना है। यही चीज ई बी एक्स के साथ है। ई बी एक्स 32 बिट का है, डी एक्स 16 बिट का हो जाएगा, डी एच उसका हाई 8 बिट्स हो जाएंगी, बी एल उसका लो 8 बिट्स हो जाएंगी। इस तरह ई सी एक्स 32 बिट का है, सी एक्स 16 बिट का हो जाएगा, सी एच 8 बिट्स हाई वाली हो जाएंगी, सी एल 8 बिट्स लो वाली हो जाएगी। इस तरह एडी एक्स है, ये 32 बिट का है, डी एक्स 16 बिट का हो जाएगा, डी एच 8 बिट हाई बिट की 8 बिट जो है हाई की हो जाएंगी, और डी एल 8 बिट लो की हो जाएगी। इस तरह से ये सबके साथ होगा। और अगर आप सेगमेंट रजिस्टर के बारे में देखो तो एस आई जो 16 बिट का, ई एस आई 32 बिट का है, डी आई 16 बिट का, ई डी आई 32 बिट का है। ई एस आई, ई डी आई दोनों में एड्रेस सेव होते हैं, ठीक है, दोनों में आप एड्रेस सेव करवाते हो। बीपी बेस पॉइंटर ये स्टैक के लिए होता है, ये 16 बिट का है, और ये 32 बिट का ईबीपी होता है। स्टैक बीबी बेस पॉइंटर है, सॉरी ये बेस पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर ये रहा, स्टैक के लिए यूज होता है स्टैक पॉइंटर। ये 16 बिट का है, ईएसपी स्टैंडर्ड स्टैक पॉइंटर 32 बिट का ये स्टैक के लिए होता है। ये बेस पॉइंटर है बीपी, जो स्टैक स्टैक जहां से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं बेस पॉइंटर। तो बेस पॉइंटर का के लिए अलग रजिस्टर है। तो बहरहाल ये जो है जो आपके सेगमेंट रजिस्टर है वो 16 32 बिट्स के नजर आ रहे हैं आपको, और जो जनरल पर्पज रजिस्टर है आपको यहाँ पर इसकी बारे में टेक्निकली आप पता चल गया कि एक्चुअली इसके सब पार्ट्स ही होते हैं दूसरे रजिस्टर्स। EAX is automatically used by multiplication and division, ठीक है। तो अगर आप मैथमेटिक्स का कोई भी काम करना है तो EAX आपके पास मौजूद है, मल्टीप्लाई करो, जैसे आपने लैब में भी इसी EAX को यूज किया था ऐड वगैरह करवाने के लिए। तो मैथमेटिक्स के सारे ऑपरेशन के लिए बनाया गया है EAX, और इसका इसका नाम रखा गया है EAX का मतलब क्या है, एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर रजिस्टर, EAX। अच्छा, द सीपीयू ऑटोमेटिकली यूजेस ECX। अच्छा, मैंने आपको बताया था ECX जो है वो लूप के लिए है, ठीक है। लूप अगर लूप चलाना है 1 से 10 तक, 1 से 20 तक लूप चलाना है तो उसके लिए वैल्यू को आपको रखवाना पड़ेगा ECX रजिस्टर के अंदर। ECX में रखवाओ, CX में रखवाओ, एक ही बात है। CX भी वो 16 बिट का होता है, ECX 32 बिट का है। ESP एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर, ठीक है, ये स्टैक के लिए यूज करते हैं। स्टैक के वैल्यू को अगर आपने बढ़ाना है, स्टैक के साइज को बढ़ाना है, तो ये ESP रजिस्टर जो असल में ESP रजिस्टर जो है ना, ये यूज होता है स्टैक के स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है ना, आपको पता होगा, आपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक पढ़ा होगा। तो स्टैक के जो टॉप एलिमेंट होता है, स्टैक का जो टॉप एलिमेंट होता है ना, उसको टॉप से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ पर ESP रजिस्टर उस काम के लिए रखा गया है। ESP जो है स्टैक के टॉप को बताता है कि स्टैक का टॉप कौन सा है, टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक क्या है। ESP एरे के लिए यूज नहीं होता, ESP स्टैक के लिए यूज होता है। स्टैक के अंदर जो पहला एलिमेंट टॉप एलिमेंट होता है ना, स्टैक के अंदर टॉप एलिमेंट होता है, उसको ESP डिनोट करता है, उस टॉप एलिमेंट को। स्टैक तो आपने पढ़ा होगा ना, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में स्टैक पढ़ा होगा आपने, लीफो। अच्छा, इट इज रेयरली यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी अरिथमेटिक और डेटा रजिस्टर, ठीक है। ESP का ज्यादातर काम जो है वो इसको एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंट रजिस्टर कहते हैं, और ये स्टैक के लिए यूज होता है, स्टैक की टॉप वैल्यू को होल्ड करता है। देखेंगे हम जब स्टैक के बारे में पढ़ेंगे, इसमें उसके अंदर आपको ESP का काम नजर आएगा। ESI और EDI, ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स, एक्सटेंडेड डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है। सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, तो ये एक्चुअली यूज करते हैं, और ये जो है
सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यूज को आप यहाँ पर एरे के अंदर जब आप काम करोगे आप इसको यूज करोगे, ये ऐसा आइडिया है, क्योंकि एरे के अंदर इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू होती है ना एरे के अंदर, तो इंडेक्स वैल्यूज को आप स्टोर करवा सकते हो ESI और EDI के अंदर। दे आर समटाइम्स कॉल्ड द एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स और एक्सटेंडेड डेस्टिनेशन इंडेक्स, तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है। EBV क्या है? इट इज यूज्ड टू हाई लेवल लैंग्वेज टू रेफरेंस फंक्शन पैरामीटर्स लोकल वेरिएबल्स ऑन द स्टैक। स्टैक के अंदर जो लोकल वेरिएबल्स आपने रखे हैं तो उसको उसको एक्सेस करने के लिए EBP है, एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर। तो ज्यादातर एडवांस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं EBP को। इसको इसका दूसरा नाम एक्सटेंडेड फ्रेम पॉइंटर रजिस्टर भी है EBP का। तो यहाँ थोड़ा से बारे में आपको मतलब बताया गया ताकि थोड़ी सी नो हाउ हो जाए जो बेसिक रजिस्टर्स हैं उनके बारे में। तो सेगमेंट रजिस्टर इन रियल एड्रेस मोड 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर इंडिकेट बेस एड्रेस ऑफ प्री असाइंड मेमोरी एरियाज नेम सेगमेंट्स। तो रियल एड्रेस मोड पर ज्यादा काम होता था सेगमेंट रजिस्टर के अंदर। रियल एड्रेस मोड जिस जो आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया, जो कि MS DOS का नेटिव मोड है, जिसमें सेगमेंट 16 बिट का सेगमेंट रजिस्टर जो है वो बेस एड्रेस शो करता था। इन प्रोटेक्टेड मोड सेगमेंट रजिस्टर होल्ड द पॉइंटर टू सेगमेंट डिस्क्रिप्टर टेबल्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टेड मोड के अंदर सेगमेंट्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, हर प्रोग्राम अपने सेगमेंट में रहता है, अपने सेगमेंट से बाहर नहीं निकल सकता। तो सेगमेंट रजिस्टर जो है वो यही करते हैं काम कि प्रोटेक्टेड मोड के अंदर हर जो एक टेबल बना लेते हैं उसका नाम रखते हैं सेगमेंट डिस्क्रिप्टर टेबल्स। उसके अंदर हर प्रोग्राम अपने हर प्रोग्राम के लिए जो सेगमेंट असाइंड है वो उस टेबल के अंदर जो है वो रख दिया जाता है। सब सेगमेंट होल्ड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कोड, अदर होल्ड वेरिएबल डेटा एंड अनदर सेगमेंट नेम द स्टैक सेगमेंट होल्ड्स लोकल फंक्शन वेरिएबल्स। तो आपने ये तो किया होगा डॉट डेटा, ठीक है, जिसके अंदर आपने सारे वेरिएबल्स वगैरह रखे होंगे, डिक्लेयर किए होंगे। डॉट डेटा, डॉट कोड के अंदर आप सारी इंस्ट्रक्शन लिखते हो, ठीक है। तो ये डेटा सेगमेंट हो गया और ये कोड सेगमेंट हो गया। EIP का काम वही है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलने वाली है, ये आपको बता भी चुका हूँ, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलने वाली है उसका एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलने वाली है उसका एड्रेस होल्ड करता है आईपी करता है। और जो एक्सटेंडेड अगर 32 बिट का होता है तो उसको नाम रख दिया EIP, एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो certain machine instruction manipulate EIP causing the program to branch to a new location। होता क्या है कि प्रोग्राम आपका नई लोकेशन पे जंप कर जाता है, देखिए लिखा है ना ब्रांच टू अ न्यू लोकेशन, का मतलब है आपका प्रोग्राम जंप कर जाता है नई लोकेशन पे जिसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बता रहा होता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो बताएगा आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वही चलेगी जो इसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बता रहा होगा, क्योंकि जाहिर अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसी के पास होता है। अच्छा जी, ई फ्लेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, द ई फ्लेक्स और जस्ट फ्लेक्स रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल बाइनरी बिट्स। और ये मैंने आपको बताया था, ई फ्लैग जो है ना वो इकट्ठा यूज नहीं होता बल्कि हर बिट्स का अलग अलग मतलब होता है। तो इंडिविजुअल बाइनरी बिट्स यूज होंगी, हर बिट का मतलब अलग अलग होगा। डेट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू। जो ज्यादातर ई फ्लैग क्यों यूज होते हैं, सीपीयू को कंट्रोल करने, सीपीयू के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो जिसको हम कंट्रोल फ्लैग्स भी कहते हैं। तो इंडिविजुअल बिट्स काम करती हैं इसमें। तो सम इंस्ट्रक्शन टेस्ट एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल प्रोसेसर फ्लैग्स। तो हर बिट का अपना अपना मतलब होता है और अलग अलग फ्लैग के जरिए से उसको शो किया जाता है। फ्लैग का मतलब क्या, फ्लैग के अंदर एक बिट होती है, फ्लैग के अंदर एक बिट होती है, ठीक है। आप फ्लैग इज सेट व्हेन इट इक्वल्स टू 1। अगर फ्लैग के अंदर 1 रखा है तो हम कहेंगे फ्लैग इज सेट। इट इज क्लियर, अगर फ्लैग को हम क्लियर कहेंगे, कब क्लियर कहेंगे, क्लियर भी कह सकते हो या रीसेट भी कह सकते हो। फ्लैग क्लियर हो जाएगा या रीसेट हो जाएगा कब, जब फ्लैग के अंदर वैल्यू रखी हुई होगी 0। तो फ्लैग के अंदर वैल्यू अगर 1 हो गई तो हम कहेंगे फ्लैग इज सेट। फ्लैग के अंदर अगर वैल्यू रखी होगी 0 तो हम कहेंगे फ्लैग इज क्लियर। फ्लैग बहुत सारे होते हैं, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लैग्स कंट्रोल द सीपीयू ऑपरेशन।
कंट्रोल फ्लैग्स मौजूद है, उसके अंदर मल्टीपल फ्लैग्स हैं, अलग अलग फ्लैग्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे कैन कॉज सीपीयू टू ब्रेक आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट्स, हर इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी फिर ब्रेक किया जाता है। इंटरप्ट व्हेन अरिथमेटिक ओवरफ्लो इज डिटेक्टेड, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन के दौरान अगर कोई ओवरफ्लो हो जाता है, कोई कैरी जनरेट हो रहा है, कोई ओवरफ्लो जनरेट हो रहा है, तो कंट्रोल फ्लैग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। वर्चुअल अगर कोई मोड चेंजिंग करनी है, रियल मोड से प्रोटेक्टेड मोड में आना है, वर्चुअल मोड में जाना है, तो उसके लिए भी ये कंट्रोल फ्लैग यूज होते हैं। प्रोग्राम कैन सेट इंडिविजुअल बिट्स इन द ई फ्लैग रजिस्टर टू कंट्रोल द सीपीयू ऑपरेशन, तो हर बिट अलग अलग सेट की जाती है सीपीयू ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। कुछ होते हैं डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग का मतलब क्या है? डायरेक्शन फ्लैग्स भी होते हैं, इंटरप्ट फ्लैग्स भी होते हैं। डायरेक्शन फ्लैग का मतलब क्या है कि अगर आप राइट ऑपरेशन करना चाह रहे हो प्रोसेसर से रैम की तरफ, अगर कोई प्रोसेसर कोई वैल्यू रैम पे रखवाएगा तो हम क्या कहते हैं उसको? राइट ऑपरेशन। तो इस वक्त डायरेक्शन कौन सी है? लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर रीड ऑपरेशन करेंगे, रीड ऑपरेशन में क्या होता है? रैम से वैल्यू उठाई जाती है, प्रोसेसर को दी जाती है, तो ये रीड ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो इसको हम इसके अंदर जो डायरेक्शन क्या होगी? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट साइड। ऊपर लेफ्ट टू राइट साइड डायरेक्शन थी राइटिंग में, और रीडिंग में राइट टू लेफ्ट साइड डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन फ्लैग जो है एक्चुअली बताते हैं रीड ऑपरेशन यूज हो रहा है या राइट ऑपरेशन यूज हो रहा है। इंटरप्ट फ्लैग बताते हैं इस वक्त जो है कौन सा इनपुट आउटपुट जो है वो इंटरप्ट जनरेट हुआ है। तो मुख्तलिफ फ्लैग्स के जरिए जो है वो ये काम जो है वो हो रहा होता है। अच्छा, स्टेटस फ्लैग के बारे में, स्टेटस फ्लैग भी मौजूद होते हैं। स्टेटस फ्लैग जो है उनका काम क्या है? जो कि द स्टेटस फ्लैग्स रिफ्लेक्ट द आउटकम्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द सीपीयू। सीपीयू में जो भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, उनका जो आउटकम आ रहा है, उनका जो जवाब आ रहा है, उसको होल्ड करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेटस फ्लैग्स यूज होते हैं। जैसे ओवरफ्लो फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी फ्लैग होता है, कैरी फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है फ्लैग्स हैं। तो ये एब्रीवेशन जो है, इनके एब्रीवेशन से इनको याद रखा जाता है। जैसे आप देखो कैरी फ्लैग है, carry flag. The carry flag is set when the result of an unsigned arithmetic operation. Unsigned arithmetic operation, ठीक है। अनसाइंड, अगर अनसाइंड आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, अनसाइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होगा, उसका जो जवाब आएगा, अगर उसका जवाब डेस्टिनेशन के रजिस्टर से बड़ा है, या डेस्टिनेशन में अगर फॉर एग्जांपल 32 बिट है, उसका 33 बिट आ रहा है, तो कैरी जनरेट हो गया। इसका मतलब एक बिट कैरी जनरेट हो गई, तो वो ज्यादा बड़ा हो गया। अगर डेस्टिनेशन से ज्यादा बड़ा हो गया जवाब, अनसाइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन का जवाब अगर डेस्टिनेशन से बड़ा है, उसमें नहीं आ सकता, तो कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा। इसका मतलब है कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा कि कैरी जनरेट हो गया है अरिथमेटिक ऑपरेशन के दौरान। कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन? अनसाइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन के दौरान। लेकिन अगर आप साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन की अगर बात करो, साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर अगर कैरी जनरेट हो रहा है, तो उसके अंदर जो है कौन सा फ्लैग सेट होगा? ओवरफ्लो फ्लैग, ओएफ के नाम से। ये साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन के दरमियान जो कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है द ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट व्हेन द रिजल्ट ऑफ साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन इज टू लार्ज और टू स्मॉल, ठीक है, ज्यादा ज्यादा बड़ा हो जाए या ज्यादा छोटा हो जाए। टू स्मॉल का मतलब क्या है? जो मिनिमम वैल्यू है उससे अगर कम वैल्यू होगी तो बहुत छोटा हो गया। लार्ज का मतलब है जो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू होगी तो टू लार्ज हो जाएगा। टू लार्ज या टू स्मॉल टू फिट इनटू द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो उस वक्त जो है ओवरफ्लो फ्लैग जनरेट जो है वो सेट कर दिया जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, एक अनसाइंड के लिए कैरी फ्लैग जो है वो अनसाइंड के लिए है, और ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो साइंड ऑपरेशंस के लिए है। फिर दिखाया गया साइन फ्लैग। द साइन फ्लैग इज सेट व्हेन द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जनरेट्स अ नेगेटिव रिजल्ट। अगर जवाब जो है नेगेटिव आ गया, आपने कोई काम किया, कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और जवाब उसका नेगेटिव में आ गया, -5 से फॉर एग्जांपल आंसर आ गया, जब चूंकि जवाब में नेगेटिव आ गया तो साइन फ्लैग जो है वो 1 हो जाएगा। साइन फ्लैग कब 1 होगा? जब किसी भी साइन फ्लैग जब 1 होगा जब अरिथमेटिक ऑपरेशन के दौरान जो है नेगेटिव वैल्यू जो है वो अगर आ जाए,
अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई जवाब में तो साइन फ्लैग सेट हो जाएगा. जीरो फ्लैग, द जीरो फ्लैग इज सेट व्हेन द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जनरेट्स द रिजल्ट ऑफ जीरो. तो जीरो फ्लैग कब सेट होगा? कि जब आपने कोई एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, जवाब आखिर में आया जीरो. ठीक है, कोई भी काम करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2 - 2 करेंगे, जवाब क्या आएगा? जीरो आएगा. तो अगर किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन का जवाब जीरो आ जाए तो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, जीरो फ्लैग में 1 आ जाएगा. और अगर जवाब नॉन जीरो आएगा तो जीरो फ्लैग जीरो रहेगा. अच्छा, इसके बाद है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, एसी. The auxiliary carry flag is set when an arithmetic operation causes a carry from bit 3 to bit 4 in an 8 bit operand. ठीक है, तीसरी बिट से चौथी बिट के ऊपर जाए तो अगर तीसरी बिट से चौथी बिट पे कैरी प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. अगर कैरी प्रोड्यूस हो रहा है तीसरी बिट से चौथी बिट की तरफ, तो वो 8 बिट्स होती है ना, ये 101110 मैंने 8 बिट्स लिख दी, इसके अंदर एडिशन हो रही है. ठीक है, वन 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 क्या हो गया? 0 10 0 पर कैरी आ जाएगा 1, ये नीचे 1 आ जाएगा, फिर नीचे 1. अगर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कैरी जनरेट हो रहा है, ये बिट 0 है, ये बिट 1 है, ये बिट 2 है, ये बिट 3 है, इस तरह से चल रहा है. अगर मैं आपको क्लियर करके दिखाऊं, ये 8 बिट्स हैं, तो ये बिट 0 है, ये बिट 1 है, ये बिट 2 है, ये बिट 3 है, ये बिट 4 है, ये बिट 5 है, ये बिट 6 है, और ये बिट 7 है. टोटल तो 8 बिट है, लेकिन चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 7 तक गया है. तो अगर कोई थर्ड बिट से कैरी प्रोड्यूस हो और फोर्थ बिट पे जाए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कोई एडिशन हो रही है और एडिशन परफॉर्म होगी, तो जाहिर है यहाँ पर कैरी यहाँ आ जाएगा, थर्ड बिट से निकल के फोर्थ बिट पे कैरी आएगा. तो इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी कैरी. ऑक्सिलरी कैरी जो है वो फ्लैग जो है 1 हो जाएगा. ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 जब होगा जब थर्ड बिट से कैरी निकल के फोर्थ बिट पे जाएगी. ठीक है, कैरी स्टार्ट आपने 0 से करना है, बिट को 0 से स्टार्ट करना है. जब थर्ड बिट से कैरी निकल के फोर्थ बिट पे जाएगी तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर यही बात की गई है कि auxiliary carry flag is set when an arithmetic operation causes a carry from the bit 3 to bit 4 in 8 bit operand. ठीक है, 8 बिट के ऑपरेंड में बिट 3 से बिट 4 पे जो कैरी जाएगी उस सूरत के अंदर auxiliary carry flag जो है वो सेट हो जाएगा. फिर पैरिटी फ्लैग आ गया. क्या चीज दोबारा समझाई जाए? ये ऑक्सिलरी कैरी कह रही है मलिया खान, ऑक्सिलरी कैरी कह रही है. ऑक्सिलरी कैरी का मतलब क्या है कि देखो 8 बिट का एक बाइट होता है ना, 8 बिट का एक बाइट होता है, या 8 बिट्स है, ये एक बाइट हो गया ना, 8 बिट का एक बाइट होता है. तो इसके अंदर जो 4 बिट्स हो गई ना, ये 4 बिट हो गई ये, और ये अगली 4 बिट्स हो गई. ठीक है, आप कोई एडिशन करने जा रहे हो, नीचे भी बिट्स मौजूद है, कोई एडिशन होने जा रही है, तो अगर ये वाली बिट है ना, ये बिट 3 कहलाती है, ये बिट 0 है, ये बिट 1 है, ये 2 है, ये 3 है. तो थर्ड बिट से वैल्यू निकल के एडिशन के दौरान अगर कोई कैरी जनरेट हो रहा है तो 0 नीचे आया, कैरी ऊपर आया, तो थर्ड बिट से कोई कैरी जनरेट हो रहा है और वो फोर्थ बिट पे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एक 4 बिट को एक निबल भी कहते हैं, 4 बिट को एक निबल भी कहते हैं. ठीक है, यानी कि एक निबल से कैरी प्रोड्यूस होकर दूसरे निबल पे जा रहा है, थर्ड बिट से कैरी निकल के फोर्थ बिट पे जा रहा है, तो उस सूरत में ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो 1 हो जाएगा. बस ये था इसमें. ऑक्सिलरी कैरी जो है वो थर्ड बिट से कैरी अगर प्रोड्यूस होकर फोर्थ बिट पे जा रहा है तो ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाएगा. इसके बाद है पैरिटी फ्लैग.
parity flag is set if the least significant byte in the result contains an even number of ones bit, otherwise PF is clear. ठीक है, तो least significant byte contains least significant byte in the result contains an even number of one bit. अब इसको यहां समझ लें, अब ये मैंने 2 बाइट लिखे हैं, 16 बिट्स हैं, तो इसके अंदर अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट का मतलब क्या है, यहां से शुरू होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट, शुरू की 8 बिट ये रही, ये हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। और जाहिर है अगली अगली जो 8 बिट्स होंगी वो क्या होंगी, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में टोटल नंबर ऑफ 1 गिने जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 1 शुड बी इवन। तो नंबर ऑफ 1 गिनो आप, 1 1 2 3 4। लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 4, एंड 4 इज इवन, इवन नंबर होता है ना 4, तो 4 इवन नंबर है, तो 4 अगर इवन नंबर है, अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में नंबर ऑफ वंस इवन हो तो पैरिटी फ्लैग 1 हो जाता है, पैरिटी फ्लैग जो है वो 1 हो जाता है अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में नंबर ऑफ वंस इवन हो। 4 इज इवन, तो पैरिटी फ्लैग क्या हो गया, 1। अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे, फॉर एग्जांपल ये 1 अगर 0 हो जाए तो ऑड हो जाएगा, तो फिर पैरिटी फ्लैग 0 हो जाएगा। पैरिटी फ्लैग जब 1 होता है जब लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में नंबर ऑफ वंस इवन हो। क्लियर है? कि पैरिटी फ्लैग जब सेट होता है जब लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में नंबर ऑफ वंस इवन हो। तो यहां पर ये लिखा है द पैरिटी फ्लैग इज सेट, यहां पढ़े यहां पे, the parity flag is set if the least significant byte in the result contains an even number of 1 bits, even number of 1 bits, otherwise parity flag is clear। अगर odd है, least significant byte में number of 1 odd है, तो उस सूरत में parity flag जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, यानी कि parity flag में 0 वैल्यू आ जाएगी। तो ये parity flag क्यों यूज करते हैं, एरर चेक करने के लिए। अगर डेटा आपने सेंड किया है उसमें अगर एरर आया है तो पैरिटी फ्लैग के अंदर वैल्यू इवन से ऑड हो जाएंगी, तो समझ में आ जाएगा कि एरर आ गया है, जो डेटा सेंड किया गया था उसके अंदर कोई बिट चेंज हो गई है। यहाँ पर ये लिखा है इन जनरल इट इज यूज्ड फॉर एरर चेकिंग। पैरिटी फ्लैग जो है वो एरर चेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर डेटा में कोई चेंज आ गया है, ये डेटा करप्ट हो गया है, ऑल्टर हो गया है, तो पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन से ऑड हो जाएंगे, इसका मतलब है डेटा में कोई चेंज आ गया है, कोई बिट जो है करप्ट हो गई है। तो पैरिटी फ्लैग के जरिए से एक्चुअली एरर डिटेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ स्टेटस फ्लैग के बारे में जो है ना वो यहाँ पर बताया गया। इस तरह एमएमएक्स रजिस्टर्स है, मल्टीमीडिया रजिस्टर्स, ये पेंटियम के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया। MMS technology was added onto the Pentium processor by Intel to improve the performance of advanced multimedia and communication applications। ठीक है, तो मल्टीमीडिया एक्सटेंशन ये रजिस्टर जो है वो फर्स्ट टाइम पेंटियम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। और ये MMX रजिस्टर एक्चुअली 864 बिट के रजिस्टर्स होते हैं और सपोर्ट स्पेशल इंस्ट्रक्शन कॉल सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है, ये आप पढ़ोगे इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिटेल के अंदर कि एक इंस्ट्रक्शन को जो है एक इंस्ट्रक्शन सिंगल है लेकिन उसके अंदर डेटा जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो एक्सेस किया जा सकता है, सिम्ड आर्किटेक्चर कहते हैं उसको। As the name implies, MMX instruction operate in parallel on the data values contained in MMX register. Although they appear to be separate registers, the MMX register names are in fact aliases to the same register used by the floating point unit. तो actually floating point unit का नाम ही MMX register दिया गया है। floating point unit होता है ना CPU के अंदर, एक तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर ही होता है floating point unit।
तो इसी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट का नाम जो है वो MMX रजिस्टर दे दिया गया है। The x86 architecture also contains 8 128-bit register called XMM register. तो 8 128-bit के रजिस्टर जो XMM रजिस्टर का नाम दिया गया उनको, वो भी सिम एक्सटेंशन यूज करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। The floating point unit performs high-speed floating point arithmetic. At one time, a separate coprocessor chip was required for this. किसी वक्तों में फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट अलग से लगाते थे, यानी कि एक तो आप सीपीयू लगाते थे, सीपीयू की चिप लगाते थे मदरबोर्ड पे, एक आप फ्लोटिंग पॉइंट की चिप भी लगाते थे पहले शुरू में, बहुत पहले की बात है, ठीक है। लेकिन अब जो है वो एक ही चिप लगाते हो सीपीयू की, उसी के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होता है, तो अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। जब इंटेल 486 आया ना, 486 के बाद से जो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है वो प्रोसेसर के अंदर ही लगाया जाने लगा। उससे पहले फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को अलग से इंस्टॉल किया जाता था। देयर आर 8 फ्लोटिंग पॉइंट डेटा रजिस्टर, 8 होते हैं, ठीक है। तो ST0, ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6, ST7, ये 8 फ्लोटिंग पॉइंट डेटा रजिस्टर्स हैं। फ्लोटिंग पॉइंट का आपको मतलब पता है ना, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है वैल्यू जो है वो फ्लोट के अंदर होगी, यानी कि 42.62 पॉइंट आएगा बीच में, 42.61, ये बीच में पॉइंट आ गया ना। तो ऐसी वैल्यूज जिनके अंदर फ्रैक्शन हो, पॉइंट आ जाए, तो ये इन वैल्यू को फिर आप रखवाते हो फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर के अंदर। ST1 में रखाओगे, ST0 में, ST1 में, किसी एक रजिस्टर में रखवा दो ऐसी वैल्यूज को जिसके अंदर फ्लोट वैल्यूज कहलाती हैं, जिसके अंदर जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही हो, पॉइंट आ रहा हो। वरना अगर आपने EX के अंदर आप EX के अंदर रखवा के देखना, ये 62.61 रखवा के देखना EX रजिस्टर के अंदर, तो EX में बताएं क्या आएगा, EX के अंदर आएगा सिर्फ 62, वो 0.61 को जो है डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि EX के अंदर फ्लोटिंग वैल्यूज को होल्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं है। अगर आपने फ्लोटिंग वैल्यूज को होल्ड करवाना है तो आप भी यूज करो ST0, ST1, ST2, ये रजिस्टर्स हैं, ये फ्लोटिंग वैल्यूज को होल्ड करेंगे। EX रजिस्टर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता। तो ये आपके 80 बिट्स के डेटा रजिस्टर्स आ गए, ST0, ST1, ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स आ गए। और फ्लोटिंग पॉइंट ये आपको दिखा रहा है पूरा फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के अंदर ये रजिस्टर्स आ गए सारे फ्लोटिंग पॉइंट के, ऑपकोड रजिस्टर भी होता है, और 16 बिट के कंट्रोल रजिस्टर्स भी होते हैं, और 48 बिट्स के पॉइंटर रजिस्टर्स भी होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट का इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अलग होता है और फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा पॉइंटर अलग होता है। तो ये पूरा बन जाता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, और इसी का नाम दिया गया है MMX रजिस्टर। जो मल्टीमीडिया रजिस्टर का नाम जो दिया गया है वो इन्हीं फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को इस्तेमाल किया गया है MMX रजिस्टर के लिए। Intel 64 is the name given to the Intel implementation of the x86 64 specification. तो अब जो आ गए हैं वो Intel 64 बिट का अगर आएगा तो उसको 64 बिट प्रोसेसिंग होगी, जाहिर है उस पर आजकल यही चल रहा है, ज्यादातर 64 बिट प्रोसेसिंग हो रही है, Intel 64 बिट का आ गया। तो Intel 64 bit provides a 64 bit linear address space, although individual processor generally implemented less than 64। 32 बिट को भी सपोर्ट करेगा ये, लेकिन 64 बिट जो है वो इसकी लेंथ होती है एक्चुअली में। Their physical address space can be greater than 64 GB. Intel 64 provides backward compatibility to 32 bit program। तो 64 बिट के ऊपर 32 बिट के प्रोग्राम चल सकते हैं, इसके अंदर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मौजूद है, कोई परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी। Intel 64 was first used in Pentium Extreme processor and has continued in Intel Xeon, Celeron D, Pentium Core i7, इन सब के अंदर अब Intel 64 बिट के जो प्रोसेसर काम कर रहे हैं। अच्छा जी, रियल एड्रेस मोड के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं।
x86 मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ रहे थे रियल एड्रेस मोड. इन रियल एड्रेस मोड an x86 प्रोसेसर कैन एक्सेस ये इतनी बाइट यानी कि 1 MB जो है एक्सेस कर सकते हैं आप. ठीक है. रियल एड्रेस मोड के अंदर ना, रियल एड्रेस अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक होता है रियल एड्रेस मोड, एक होता है प्रोटेक्टेड मोड. रियल एड्रेस मोड के अंदर जो है ना वो 20 बिट का एड्रेस रखा था x86 फैमिली के अंदर, जो शुरू में आपको बताया 286 से जो स्टार्ट हुआ था. उसके अंदर जो एड्रेस होता था ना, एड्रेस मोड जो था वो 20 बिट का था, 0 से स्टार्ट होता था. और एफ 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 यानी कि 20 हो गया ना, ये एक एफ 4 बिट का होता है, 4 4 8 4 12 4 16 4 20. तो उसकी रेंज जो है वो 20 बिट तक जाती थी. The 16-bit register in the Intel 8086 processor could not hold. अब होता यह था कि 8086 का प्रोसेसर जो है, अब जो बाद में आए प्रोसेसर वो सारे के सारे 16 बिट पे काम कर रहे थे. ठीक है. तो 20 बिट का जो एड्रेस वो होल्ड नहीं कर सकते थे. जो 20 बिट का एड्रेस स्पेस थी शुरू में 20 बिट रख दी गई थी. बाद में जो प्रोसेसर आया वो 16 बिट के लिए बनाए गए. तो 16 बिट के जो प्रोसेसर थे वो 20 बिट को होल्ड नहीं कर सकते थे, जाहिर है. तो फिर उन्होंने काम क्या किया, इंटेल इंजीनियर्स ने कुछ एक टेक्निक लगाई. उन्होंने कहा कि भाई 16 बिट के अंदर 20 बिट को कैसे एडजस्ट किया जाए. तो उन्होंने क्या किया कि मेमोरी को डिवाइड कर दिया 64 केबी में, पूरी मेमोरी को डिवाइड कर दिया 64 केबी के सेगमेंट्स के अंदर. समझ रहे हैं, यानी कि 64 केबी का एक सेगमेंट हो जाएगा, 64 केबी का दूसरा सेगमेंट हो जाएगा, 64 केबी का तीसरा सेगमेंट हो जाएगा. इस तरह 64 केबी के सेगमेंट्स के अंदर रैम को डिवाइड कर दिया. है तो रैम एक ही, लेकिन इसके अंदर सेगमेंट्स बना दिए 64 MB के, मल्टीपल सेगमेंट्स बना दिए गए. और 64 केबी के मल्टीपल सेगमेंट 64 केबी के मल्टीपल सेगमेंट्स बना दिए गए. इसका नाम रख दिया गया सेगमेंट्स. ठीक है. सेगमेंटेड मेमोरी सेगमेंटेड हो गई 64 केबी पे हो गई. तो इसके जरिए से उन्होंने ना वो 16 बिट को 20 बिट में एडजस्ट किया. वो कैसे किया मैं अभी आपको दिखाता हूँ. 16 बिट 20 बिट के अंदर कैसे एडजस्ट हुई. उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिए कि फॉर एग्जांपल कोई एक लार्ज बिल्डिंग है ना, कोई लार्ज बिल्डिंग है, उसके अंदर मल्टीपल फ्लोर्स हैं. फ्लोर्स के अंदर मल्टीपल, हर एक फ्लोर में जो है वो कमरे हैं, मुख्तलिफ कमरे हैं. ठीक है. तो जिस तरह से हम ऐसे करते हैं ना कि भाई सेकंड फ्लोर पर जाके थर्ड रूम, इस तरह से हम बताते होते हैं. तो इसी तरह से मेमोरी के कौन से एड्रेस पे जाके कौन सा ऑफसेट है, डेटा को इस तरह से एक्सेस किया जाता है कि कौन से एड्रेस पे जाके कौन सा ऑफसेट है. रियल एड्रेस मोड पे इस तरह से काम होता था कि कौन सा मेमोरी के कौन से एड्रेस पे कौन सा ऑफसेट है जहां पर डेटा रखा हुआ है. अच्छा, ये मीटिंग दोबारा कनेक्ट कीजिएगा, मुझे 1 मिनट से कम शो कर रहा है, तो दोबारा कनेक्ट कीजिएगा.